जैसा कि आप सभी का मुझे फीडबैक मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला फीडबैक था। कुछ बच्चों का तो जो है इंटरवल में ही मैसेज कॉल आया कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और बहुत सारी बातें क्लासेस थी, और पॉलिटी का सेगमेंट जो हमारा एक फोर्टे हुआ करता था उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो एक टीचर के लिए ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन जिन्होंने नहीं दिया है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हम बैठे हुए हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि पढ़ा सबने है, जिसने पेपर दिया है नहीं दिया पढ़ा सभी ने है। जिसने दिया है उसको इस बार फायदा मिला है, जिसने नहीं दिया है उनको आगे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो वैसे तो कुछ क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैंने दो चार्ट बनवाए थे आपसे, आप याद करिए। तो जब इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ा रहे थे तो आर्म फोर्सेस का हमने एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया था। दो क्वेश्चन तो एज इट इज वहां से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें जो हम अक्सर डिस्कस करते समय कहते थे कि याद करिए, जब मैं आपको इंडो अमेरिका रिलेशन से पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन लैंड लाइन उसे शेयर करता है, लेकिन अपना उसका रत्ती भर का डिस्प्यूट नहीं है, और दुनिया भर को ये कहता है कि तुम्हें कसम है अगर तुमने इंच भर पीछे जमीन के अपने पीछे गए, तुम साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो वही लाइन ज्योग्राफी, हालांकि वो क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ठीक है, वो ज्योग्राफी से ही आपको पढ़ना है, लेकिन चूंकि क्लास में वो डिबेट होती रहती है तो एज इट इज अगर आपने देखा होगा तो वही प्रश्न रखा हुआ था, सबसे बड़ी जो है सीमा रेखा किसके साथ साझा होती। खैर, तो हम आते हैं अपने सेगमेंट में, और पॉलिटी का जो एक सीरीज है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्य संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, ठीक है। तो अस्थायी सभापति कौन थे, आप देखेंगे फ्रांस की एक परंपरा है कि जो सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है उससे हमने क्या किया था, ये व्यवस्था अडॉप्ट की थी, और 9 दिसंबर को 1946 को हमने क्या किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे, उनको हमने क्या मान लिया, अस्थायी सदस्य मान। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अस्थायी सदस्य बने, ठीक। तो यहाँ पे बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, सीधे जो फैक्ट से पूछा था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर है। दूसरा देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। With the reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British India provinces and states. बिल्कुल सही बात है। इस ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो पहला देखेंगे कि ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को प्रसंघीय विधानमंडलों के नियंत्रण के अधीन रखा गया। आप नोट्स देखिए, वहां पे मैंने 59 विषय बताए थे, और उन विषयों में चर्चा करते समय ये रक्षा और विदेश किसके नियंत्रण में, उसको प्रसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इज अ राइट। तो ऑप्शन आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। अक्सर देखिए, जब आपको क्लासेस में मैं हमेशा कहता था कि बिना डायरेक्ट लिए क्लास में कोई एंट्री नहीं करेगा। याद करिए, जिन बच्चों के पास नहीं था मैंने खुद खरीद के प्रोवाइड किया। उसका कारण ये है बेटा कि आप देखिए बेयर एक्ट खोलिए, और बेयर एक्ट में आप आर्टिकल 368 ओपन करिए, वहां पे तीनों ये वर्ड परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन कैटेगोरिकली मेंशन है, ठीक है। एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो अगर आप वेयर एक्ट को पढ़ते हैं, एसेंस बहुत जगह बहुत सी किताबों ने इसका एसेंस लिख रखा है, इसका मतलब लिख रखा है, और इस वर्ड को अलग अलग जगह यूज किया है डिटेल में करने के चक्कर में। लेकिन जब यूपीएससी आपसे पूछ रही है तो एज इट इज लैंग्वेज पूछ रही है वहां से, तो आप देखेंगे कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते। कह रहा है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। बिल्कुल, आप बेयर एक्ट की जब ओपन करेंगे, उसका जो जहां पे आर्टिकल्स की सीरीज दे रखी हुई है, इसकी आर्टिकल 109 की लैंग्वेज यही है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 109 में जो है इसकी प्रक्रिया दी गई है, 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है।
ठीक है, तो ये आपका जो पहला प्रश्न है ये सही हो जाएगा। यहां से क्या कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं किया जाता है। तीसरा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। वो उसे क्या कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा भी ऑप्शन आपका सही हो गया। कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लेकर लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है। ये लोकसभा कोई कोई कंपल्सन नहीं है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो ये आपका जो चौथा जो पॉइंट रखा है, चौथा स्टेटमेंट जो रखा है वो गलत है। तो आप कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बेटा क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप। क्वेश्चन में यही आप भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेनाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलन में आप देखिए कि ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर और कमांडर, ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, ये यहां पे कमांडर नहीं होगा, यहां पे कोमोडोर होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, कोमोडोर होगा। तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि मेजर जनरल, वाइस एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल, तो यहां पे क्या है, वाइस एडमिरल नहीं होता है, यहां पर रियर एडमिरल होता है। इसके समकक्ष जो इसके पैरेलल जो ऑफिसर होता है दैट इज अ रियर एडमिरल। तो बी ऑप्शन इज गोइंग टू रॉन्ग। अब जो आपका तीसरा है मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, ये आपका देखिए मेजर जो है स्क्वाड्रन लीडर में होता है वायुसेना, और नौसेना में जो क्या होता है वो लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देखेंगे केवल डी। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे अगर कम भी आपको पता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप कैप्टन की जो जगह होती है वायुसेना में वो विंग कमांडर की होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको चौथा नहीं भी पता है तो भी आप एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि केवल जो 3 है वो सिर्फ आपका डी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि 2 गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो पहला गलत होने की वजह से ए गलत हो जाएगा, दूसरा गलत होने के जो है पहला गलत होने के बी गलत हो जाएगा, और दूसरा गलत होने की वजह से सी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो उत्तर बचेगा आपका डी बचेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कम, थोड़ा सा भी कम पता है तो आप उसके आधार पर उसके उत्तर दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखने के लिए पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 1900 द्वारा की गई थी वर्ष 2000 में। तो जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 है उसको हमें देखेंगे तो उसमें आपको उसकी धारा 3 में उसके संगठनात्मक जो है जानकारी दी गई है, और उसमें आप देखेंगे कि संगठन राज्य का राज्यपाल बिल्कुल शामिल होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि संगठन राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये भी शामिल होता है। तीसरा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, बिल्कुल 3 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा उसमें नाम निर्दिष्ट कराए जाते हैं। और चौथा कह रहा है भारत का गृह मंत्री। देखिए गृह मंत्री हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन संवैधानिक स्थिति यह है कि भारत के गृह मंत्री को लेकर कहीं उसमें चर्चा नहीं की गई है। अगर उसका नाम निर्दिष्ट किया जाता है तो बिल्कुल हो सकता है। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा कि यह किसी तरह की संवैधानिक बाध्यता नहीं है 2002 के अधिनियम में। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता, इसके लिए ना तो ना किया गया है तो ना तो हाँ किया गया है, अधिनियम यहां ऑन है। तो आप देखेंगे कि जो आपका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते कि भारत, ये दिसंबर 2023 भारत सरकार में कितने पर सीमन आयोग का गठन किया गया। याद करिए जब मैं आपको आर्टिकल 82 पढ़ा रहा था, ठीक है, और अनुच्छेद 82 में परसीमन की बात की गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि परसीमन शब्द का प्रयोग, डिलिमिटेशन कमीशन शब्द का प्रयोग आर्टिकल 82 में कहीं नहीं हुआ है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस की बात की गई है आर्टिकल 82 में। ठीक है, और अभी तक कितने हुए हैं, अभी तक जो है 4 हो चुके हैं। ठीक है, 4 कब कब को हुए, 1952 में, 1963 में, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। इसकी चर्चा जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, उसके इलेक्शन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, डिटेल पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे
ये बात की थी। अब देखिए भारतीय संविधान, जो आपकी भाषा से जुड़ा प्रश्न है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो आप देखेंगे कि जो पूछ क्या रहा है, 71वां संविधान संशोधन 1992 पूछ रहा है। 71वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, नेपाली जोड़ी गई थी, लेकिन जो ये मैथिली है, ये मैथिली जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अभी तक संविधान की भाषा को जोड़ने को लेकर आप देखेंगे 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन किया गया है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा सही हो गया। इसका मतलब है कि इसमें जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। अब आते हैं, यहां पे पूछ रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी है पार्टी दल था, उसके नेता कौन कौन से थे और कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखिए कि भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी से जो जुड़ाव रहा है वो आचार्य नरेंद्र देव का रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, बिल्कुल सही है। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की जो दल की स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी जगजीवन राम ने। तो इस तरह आप देखेंगे कि, और स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव से, तो स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव से संबंधित नहीं थी। तो इस तरीके से प्रश्न में आपका जो उत्तर है 9वां, उसमें कौन सा सही हो जाएगा, उसमें केवल 2 सही सुमेलित हैं। आगे चलते कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान 9A में दी गई हैं, 9 में दी गई हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आप बात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब देखिए फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको पढ़ना है, रटना है, याद करना है और हमेशा उसको मेमोरी में बनाए रखना है। इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की। जिस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है और एक लंबे समय बाद 2015 के बाद ये ट्रेंड रहा है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उपबंध संविधान में जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कहाँ किया गया है, वो भाग 18 में किया गया है। उसके बाद संविधान के संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है कि जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो कहाँ दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है। तो आपका देखेंगे कि डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका काम आएगा। ठीक है, फैक्ट तो अगर आपने रट रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम बंद कर जाएगा। आपसे यहां से कह रहा है कि अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय राज्य है, बिल्कुल नहीं है। राज्यों के अंतरराज्य के व्यापार के लिए नियम क्या होंगे, कानून क्या होंगे, वो बनाना जो है संघ का विषय है, तो यहाँ राज्य है तो इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है अंतरराज्यीय प्रवासन के राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है, बिल्कुल नहीं है। वो किसका विषय है, वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो यहां भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप जो है यहां से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है संघ अंतरराज्यीय संग्रह संघ सूची का विषय है, तो जो सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में प्रोविजन है, वो कहां पे है, सेंटर का सब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कि आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब ये सीधा सा प्रश्न है, आप देखेंगे 2017 का केएस पुट्टास्वामी वाला केस आप देखेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद 21 में क्या है, राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। तो बिल्कुल बहुत सपाट सा क्वेश्चन था, सटीक सा क्वेश्चन था आपसे, इसमें अगर ऐसा कुछ भी समझने जैसा नहीं। ठीक है, आप देखिए ये थोड़ा सा
अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप देखिए कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कर्तव्य से कौन से है। आप याद करिए कि जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था आपको, तो थोड़ी सी चर्चा इस विषय पे हुई थी। आप ही में से किसी बच्चे का इंटरव्यू लगा हुआ था, तो उस चर्चा हम लोगों ने की थी कि कारगिल वॉर के दौरान देखा गया कि कोलैबोरेशन की कमी है, तीनों सेनाओं में आपस में सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी दिखती। तो उसी समय कारगिल समीक्षा समिति बनी थी और उसी के आधार पर यह हुआ था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा सैन्य सेवाओं के लिए। और देखिए बाद में 15 अगस्त 2019 को माननीय मोदी जी ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था करेंगे, और बाद में वही दिसंबर में 2019 में दिसंबर में सीडीएस गई थी। तो वहीं से प्रश्न उठाया है, कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो काम करता है। दूसरा कह रहा है कि तीनों सेवाओं प्रधान सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, आप आर्टिकल 53 देखेंगे तो वहां पे ये जो अथॉरिटी है बेटा वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट को दे रखी गई है। ठीक है, आप 53 का सब क्लॉज 3 देखेंगे तो वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सैन्य सेवाओं का। ठीक है, उसके बाद कि सभी 3 सेवाएं ट्राई सर्विस रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल करता है। तो यहां से आप देखेंगे इस तरह आपका ए और 3 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, बिल्कुल थी। आप देखेंगे कि 1998 में इसकी मांग उठी थी। ठीक है, जो इसमें शासन समिति ने इसकी अनुशंसा की थी कि ऐसी समिति बनाई जा सकती थी जो आचार व्यवहार को जो है सांसदों के प्रति आचार व्यवहार को का निरीक्षण करे, उसका मार्गदर्शन करे, उसको नियत करे। तो 2000 में जीएस बालयोगी के समय लोकसभा के स्पीकर थे, तो एक समिति का गठन किया गया था। हालांकि 2000 में क्या था, वो एडहॉक कमेटी थी। बेसिकली ये करेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जब महुआ मोइत्रा ने जब आरोप लगाया था विनोद सोनकर पे, जो आचार समिति के अध्यक्ष हैं, तो उसी से ये करंट में ये न्यूज आई। ठीक है, तो बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन है, ज्यादातर इसको करंट फोकस किया गया है। तो आप इसका प्रश्न को देखिए कि प्रारंभ में क्या थी, प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी। चलिए आते 14वें प्रश्न पे कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए बेटा, ये बेसिकली करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि अभी जब सांसद मोहिया मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं शायद, उन्होंने एक आरोप लगाया था विनोद सोनकर जो आचार समिति के जो अध्यक्ष थे उन पर ये आरोप लगाया, तो ये न्यूज में लगातार बना रहा। तो वहीं से यूपीएससी ने क्या किया, वहीं से आपका प्रश्न उठा लिया। अब कह रहा है कि प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, बिल्कुल थी। ठीक है, 2000 में 1998 में अनुशासन समिति को रिकमेंड किया था, और 2000 में जो है जीएस बालयोगी के समय ये क्या हुई, एक समिति बनाएगी, तो एडहॉक कमेटी थी जब इसका फॉर्मेशन किया गया, तो बिल्कुल सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य किसी लोकसभा के सदस्यों के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कर सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे पे आप ही लगा सकते हैं, बाहरी कोई नहीं लगा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा है यह समिति किसी ऐसे मामले में विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, ये बिल्कुल सही है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो कि न्यायाधीन है। तो आप देखेंगे पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा मतलब सी इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं, हाँ ये प्रश्न याद करिए, हम ग्रिड पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 32 की चर्चा कर रहे थे। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, अरे बहुत डिटेल में कराया आपको बीच। तो वहां से सीधा इसने स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा लिया, रिट ऑफ प्रोविजन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द 8th सुप्रीम कोर्ट ऑफ, बाय द, ये गलत 8 लिखा हुआ है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ए रिट ऑफ प्रोविजन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स टू। तो आप देखेंगे कि 2 रिटें ऐसी हैं कि प्रच्छेद और उत्प्रेषण जो न्यायालय के द्वारा जारी होती हैं, तो हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो आप देखेंगे कि कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पार्टिकुलर एक्शन, ये लोक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी होती है, किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध नहीं जारी होती है। दूसरा है द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास द लॉ ऑफ प्रोविजन, बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। संसद विधानसभा को संसद किसी सरकारी अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्रवाई, थोड़ा सा ये गलत टाइप हुआ है,
चलिए, संसद विधानसभा को मद निषेध के कोई विधि पारित करने के लिए, बिल्कुल गलत है। द लोअर कोर्ट प्रोविजन कंटिन्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ केस, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि निचली अदालतों को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने के लिए, प्रषेध करने के लिए, बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उसकी प्रषेध करने का जो के लिए जो रिट जारी होती है, प्रोविजन, प्रषेध जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी होता है। तो आप देखेंगे सी इज अ राइट आंसर, कि सरकार को किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने के लिए, प्रषेध के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो सी इज अ राइट आंसर। आप चलते हैं, वह निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह राज्य का राज्यपाल जो किसी राज्य की किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 342 पढ़ेंगे, 342 देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमा फेसी है, आपको जहां राज्यपाल शब्द है ये अपने आप में गलत हो गया। तो पहला प्रश्न, जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो अपने आप गलत हो गया। कह रहा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में ऐसा भी होगा, बिल्कुल सही है, कि दूसरे राज्य के लिए अनिवार्य शर्त नहीं होती है। इसलिए देखेंगे आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज अ राइट आंसर। आप देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप देखेंगे कि बजट 112, जहां पे बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया लेकिन बजट की प्रक्रिया बताई गई है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री सदनों के समकक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि कौन रखवाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वितरण रखते हैं, जो है विवरण रखते हैं। तो ये अपने आप में गलत हो गया। दूसरा, जब आप आर्टिकल 113 पढ़ेंगे तो यहां पे क्या है, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति अनुशंसा के बिना इन दोनों की मांग नहीं की जा सकती है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 18वें प्रश्न पे, कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं होगा तब वह पीठासीन नहीं होगा। आप देखेंगे आर्टिकल 96 जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि जब उसे हटाने का संकल्प पारित हो रहा हो तो उसका पीठासीन नहीं होना। ये लैंग्वेज दी है। तो पहला जो है ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा कह रहा है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। भाई बोलने का अधिकार क्यों नहीं होगा, अपने पक्ष रखने का तो अधिकार उसको होगा ही, ठीक है। और यहां पे कह रहा है कि वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। यह भी गलत है। आप आर्टिकल 100 पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक। चलिए अब आते हैं, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर व्यवगत हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, बिल्कुल सही है। आप आर्टिकल 107 का सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो वहां से ये आपका क्लियर हो जाएगा, जाके देखिएगा इसको। तीसरा जो अभी स्टेटमेंट है आपका, वो कह रहा है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने के आशय से सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप 108 पढ़िए जहां पे ज्वाइंट सिटिंग बताया था हमने, ठीक है। आप 108 का क्लॉज पढ़िए, 5 पढ़िएगा, वहां पे क्या होगा, वहां से आपका ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 और 2 सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं, क्यों नहीं है भाई, ऐसा कैसे संभव हो कि जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता ही ना हो। तो देखेंगे कि पहला जो है ऑप्शन आपका यहां से गलत हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है कि सदन का 17 अवसान सामान्यतः सदन के अधीन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का 17 अवसान पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। देखिए, जब मैं उस दिन आपको जब लोकसभा स्पीकर पढ़ा रहा था तो मैंने साइन डाई जो है उसके एडजर्नमेंट की बात की थी, तो वहां से आप देखने को मिलेगा ऐसा राष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा के विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये आप देखेंगे आर्टिकल 85, ठीक है, तो वहां सब क्लॉज 1 देख लीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा मामला। फिर कह रहा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा साधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि असाधारण परिस्थितियां अगर नहीं है, सामान्य परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि बी जो आपका बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन है, या मिस टाइप थोड़ा सा हो गया मामला, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज अ राइट आंसर, दूसरा और तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो अभी पॉलिटी का जो सेगमेंट है वो आपके रेंज से बाहर का नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी इस पे ऐसी कोई फैक्ट, ऐसी कोई बात नहीं जो आपने नहीं सुनी हो, नहीं देखी हो, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर तो कहने का मतलब है कि आपको बस चीजों को पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है मैक्सिमम टाइम। और हाँ, साथ में खास बात कि जब तक पॉलिटी की क्लास चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का फैक्ट आपको अपने साथ रखना ही रखना है। आप देखिए एज इट इज लैंग्वेज से प्रश्न उठा रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको इतना डांटता था कि सबके पास, इसलिए देखिए आप सभी के पास आज बेयर एक्ट है। कारण ये है ना कि जब तक आप संविधान की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी ऑब्ट्यूज जरूर है, लेकिन उसी जब भाषा से प्रश्न बनेगा तो आपकी सामान्य समझ वहां कभी कभी धोखा दे जाएगी अगर शब्द की जानकारी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम आप क्लास कंटिन्यू करते हैं।